हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? तो कौन सा है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है? तो वह कौन सा घटक है? वायु। ठीक है, पार्क हो गया, पुल हो गया और सड़क, ये कौन से हैं? मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह पर्यावरण का मानव निर्मित घटक नहीं है? मतलब कि ऐसा घटक कौन सा नहीं है जो कि मानव ने बनाया है? तो इमारतें, पार्क तो मानव ने बनाई हैं, उद्योग भी मानव ने बनाए हैं, सड़क पुल भी क्या मानव ने बनाए। तो ऐसा कौन है? तो ऐसा जल और वायु है, जो कि कौन से घटक हैं? प्राकृतिक घटक है। ठीक है, जो मानव निर्मित नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी मतलब कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी जो परत है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्थल मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है बच्चों? जब आप कोई भी चीजों का, वस्तुओं का अदला बदली करते हैं। जैसे आप पहले पुराने जमाने में क्या होता था, पैसे तो ऐसे नहीं होते जैसे कि आज में है, वैसे पैसे नहीं होते थे। तो वैसे क्या करते थे, किसी के पास जैसे गेहूं है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा पहले, कुछ समय पहले दुकानों में हम अनाज देते थे और वो उसके बदले हमें क्या देते थे? अपने जो हमें जरूरत की चीजें जैसे चीनी, आटा, ये सब रहता था, वो हमें वहां से मिल जाता था। मतलब कि क्या होता था? वस्तुओं की अदला बदली होती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तुओं की अदला बदली। ठीक है, जैसे कोई भी चीज को, भाई तुम्हारे पास ये चीज है और किसी दूसरे के पास है, तो वो लोग क्या कर लेंगे? आपस में एक दूसरे से बदल लेंगे। तो इसे क्या, कौन सी पद्धति कहेंगे? वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में और भी ऑप्शन है इसमें। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को क्या जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो लगभग 70% कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण रोकने का उपाय है? कि हम कैसे वायु प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं? कौन सा उपाय है? मृत पशुओं को खुले स्थानों पर फेंकना, ये तो गलत चीज है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, घरों का कूड़ा करकट घर के पास फेंकना, ये भी गलत है। घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित करना, ये भी, अगर गंदा पानी एकत्रित करेंगे तो वैसे ही वैसे ही मच्छर मक्खी पनपेंगे और क्या बीमारियां पैदा करेंगी। कारखानों की चिमनियों को ऊंचाई पर लगाना। हाँ देखो, कारखानों की अगर चिमनियां ऊंचाई पर लगाएंगे तो जो कारखानों की जो भी गर्मी और जो भी अंदर की गंदगी होगी वो बहुत ऊपर तक जाएगी। तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण ये रोकने का क्या बन जाएगा? एक उपाय बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौसम की जानकारी संबंधी यंत्र नहीं है? जिससे हमें मौसम की जानकारी हो, ऐसा कौन सा यंत्र नहीं है, हमको बताना है। तो इसमें देखो ए ऑप्शन, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर किसके लिए होता है? दूध मापने के, दूध में जो लैक्टिक एसिड होते हैं उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? तो कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? तो हमने भी पढ़ा था, वायु क्या है? प्राकृतिक वायु हो गया, जल हो गई, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकृति द्वारा दिया उपहार नहीं है? जो कि हमें प्रकृति से कौन सा उपहार नहीं मिला है? तो कौन सा नहीं मिला है? नदियां तो हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, पहाड़ भी हमें प्रकृति के द्वारा मिले और मैदान भी हमें प्रकृति के द्वारा। जो बांध है वो किसने बनाए हैं? वो मनुष्य ने बनाए हैं। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांध क्या है? मानव निर्मित है, प्रकृति ने हमें इसको नहीं दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। दूसरा पॉइंट, वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मात्र जीव जंतुओं से मिलकर होता है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही नहीं।
कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो ये तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मात्र है, मतलब कि ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ जीव जंतु से ही मिलकर बना, भाई जीव जंतु भी है, वनस्पति भी है, सब है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर क्या, पूरा जो वायुमंडल है उसको क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, और वायुमंडल की जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, कौन सी सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, वो भी वायुमंडल क्या करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोड मेंटल की मेंटल की परपटी की नीफे। बेटा सब पृथ्वी की जो सतह है उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय संहति का निर्माण मुख्यतः किन खनिजों से होता है। तो जो महाद्वीपीय जो संहति है उसका निर्माण किससे होता है, सिलिका और एल्यूमिना से होता है। किससे, सिलिका और एल्यूमिना से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अभी हमने देखा था कि महाद्वीप संहति का निर्माण किससे हो रहा था, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसे क्या कहेंगे, Cl। ठीक है, तो Cl कहा जाता है इसको। देखो सिलिका मतलब Si और एल्यूमिनियम मतलब Al, तो इसे क्या कहेंगे, Cl। तो क्या कहा जा रहा है, Cl। तो ये तो सही बात है। आंतरिक कोण की त्रिज्या लगभग 100 किलोमीटर है। तो आंतरिक कोण की जो त्रिज्या है लगभग 100 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, ये चीज क्या है, गलत है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी रहती है। तो जो महासागर की जो परपटी हमने पढ़ा था, सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है, परपटी कहलाती है। वो किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशिया से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सी में भी कहेंगे। जैसे यहाँ पे Cl कह रहे हैं ना इसको, वैसे इसको भी क्या कहते हैं, सी में कहते हैं। ठीक है, और आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, नीफे। तो ये चीजें, तीनों चीजें याद रखिएगा। महाद्वीपीय संहति को क्या कहेंगे, Cl कहेंगे। महासागर की परपट्टी को क्या कहेंगे, सी में कहेंगे। और आंतरिक कोण को क्या कहेंगे, नीफे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर वाली जो परत है उसको क्या कहते हैं, क्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। बीच परत को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक परत है, सबसे नीचे वाली जो परत है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल आयतन में किस परत का हिस्सा सबसे अधिक रहता है। तो कौन सी परत का सबसे अधिक रहता है, तो जो कौन सी परत, मेंटल जो परत होती है उसका हिस्सा क्या है, सबसे अधिक है बच्चों। ठीक है, जो बीच वाली जो परत होगी वो मेंटल, उसका हिस्सा जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री सतह पर परपटी की मोटाई लगभग होती है। तो समुद्र की सतह पर जो होती है, तो परपटी क्या होता है, ऊपरी हिस्सा रहता है, उसकी मोटाई लगभग कितनी रहती है, तो वो 5 किलोमीटर रहती है। कहाँ पर, समुद्री सतह पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रोण की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। तो अभी हमने पढ़ा था क्रोण की त्रिज्या लगभग कितनी थी, 4000 कुछ थी। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बना रहता था, ये भी पढ़ा था हमने। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किससे बना रहता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, जैसे क्या कहते हैं, सीले कहते हैं, Cl कहते हैं। ठीक है, तीसरा, महासागरी परपटी को नीफे कहते हैं। ये तो गलत चीज है, महासागरी परपटी को नीफे नहीं कहते हैं। नीचे जो क्रोण वाली जो रहती है उसे क्या कहते हैं, हम नीफे कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी। तो ये सही है। ठीक है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है सेल चक्र। एक सेल से कहाँ, एक सेल से दूसरे में परिवर्तित हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेल चक्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन से सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो 3 प्रकार की सेलें होती हैं, कौन सी होती हैं, आग्नेय सेल। ठीक है, पहले प्राथमिक प्रकार आग्नेय होंगी, फिर आग्नेय किस में परिवर्तित होती हैं, अपसादी से, अपसादी। और तीसरे प्रकार की परत कौन सी होती है,
कायांतरित। तो कौन कितने प्रकार की परत होती है? तो 3 प्रकार की परत होती है। ठीक है ना, समझ में आया ना? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कौन से सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं? तो आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों उच्च ताप एवं दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन सेलों में जीवाश्म होते हैं, तो कौन से सेलों में जीवाश्म होते हैं? तो जो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, कौन सी चट्टानें? आग्नेय। ठीक है, ये क्या होती है? ये आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के फटने से जो ऊपर ऊपर जो यहाँ पे जो बहेगी ना ये मिट्टी, तो ये क्या होती है? ये चट्टानों के रूप में परिवर्तित होती है। तो कुछ प्रकार की जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो किसके कारण होती है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उन सेलों में क्या होती हैं? जीवाश्म होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये ज्वालामुखी का ऊपर वाला मुझे तो बाहर निकली, तो ये बाहर, तो ये कौन से होते हैं? बाह्यवेदी आग्नेय चट्टानें। और अगर अंदर भी तो ऐसे अंदर आग निकलती तो वो भी तो पिघल पिघल के चट्टानों में परिवर्तित हो रही होगी। तो अंदर वाले को क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानें भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक बाह्यभेदी जो बाहर की ओर होती है और जो अंदर की ओर होंगी उन्हें क्या कहेंगे? अंतर्भेदी। किससे बनती हैं? तो ज्वालामुखी से बनती है। और ज्वालामुखी में क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। तो कौन से सेलों में जीवाश्म होते हैं? तो आग्नेय शैले में क्या होते हैं? जीवाश्म। और जो ज्वालामुखी होते हैं ना, जो इसको जो बाहर निकलता है लावा, उसे क्या कहते हैं? मेग्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो मेग्मा क्या होता है? ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसे क्या कहेंगे? मेग्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सेल विभिन्न प्रकार, आकार एवं गठन की हो सकती है। हाँ, ये तो सही बात है कि सेल जो होती है वो विभिन्न अलग अलग कलर की, आकार की और गठन की हो सकती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और ऑप्शन कौन से हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना। तो ये भी सही बात है कि जो दक्कन का पठार है वो किससे बना है? बेसाल्ट सेलों से बना है। ग्रेनाइट कायांतरित सेलों का उदाहरण। ग्रेनाइट कायांतरित सेलों का उदाहरण नहीं, ये आग्नेय चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानें वो भी कौन सी वाली हैं? अंतर्भेदी हैं। ठीक है ना, तो ग्रेनाइट कायांतरित सेलों का उदाहरण नहीं है। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मैंने बताया था अभी, ज्वालामुखी को जो लावा होता है उसे क्या कहते हैं? मेग्मा। तो वो क्या होता है? जब जब आग ने वो ज्वालामुखी फटते हैं बहुत गर्म, तो वो ठंडा होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो उस प्रकार की क्या बन जाती हैं? चट्टानें बन जाती हैं। तो कुछ बाहर वाली चट्टानें होंगी उन्हें बाह्यभेदी चट्टानें कहते हैं। और जो अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो अंदर मेग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे अंतर्भेदी चट्टानें कहते हैं। ठीक है ना, और ये कौन सी चट्टानें होती हैं? इन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। तो अब ये भी सही है, तो हमें बताना तो कौन सा सही नहीं है? तो ग्रेनाइट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप के कारण निम्न में से सर्वाधिक हानि होगी। तो भूकंप के कारण किससे सर्वाधिक हानि होगी? अधिक केंद्र के, देखो यहाँ से जैसे ये भूकंप का केंद्र है और यहाँ के जो आसपास के जो एरिया हैं, तो यहाँ पे सबसे अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पर होगी? पास वाले एरिया में। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पे कम हानि होगी। तो मतलब ये अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज़्यादा क्या होगी? हानि होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी द्वारा बनाई स्थलाकृति नहीं है। तो नदी के द्वारा कौन सी स्थलाकृति नहीं बनाई जाती? तो नदी के कारण विषय पे बनाए जाते हैं, चाप झील बनाई जाती है। चाप झील होते हैं नदी नदी निकल रही होती है और फिर बीच में से कहीं कट गई और फिर ऐसे ऐसे बहने लगी, तो अलग अलग, तो ये क्या होती है? चाप झील होती है। ठीक है ना, तो कौन, और तटबंध भी होते हैं। तो कौन सी स्थलाकृति जो है नदी के द्वारा नहीं बनाई जाती? तो लोएस जो है वो नदी के द्वारा नहीं बनाई जाती बेटा। ठीक है, तो कौन कौन सी बनाई जाती है? विषय पे बनाई जाती है, चाप झील बनाई जाती है और तटबंध बनाए जाते हैं। ठीक है, नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप है। तो नदी के मुहाने पर क्या बनता है? तो नदी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? डेल्टा। और जो सुंदरबन जो डेल्टा है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां कहलाती हैं। तो समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई, तो ये देखा ना दीवार जैसे बन जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र में कैसे दीवार जैसी आकृति बन जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो रेगिस्तान में जो है किस अपरदन हो रहा है और निक्षेपण हो रहा है, उसका प्रमुख कारक कौन सा है? तो वो है पवन।
ठीक है, हवा के कारण क्या होता है रेगिस्तान में, अपरदन और निक्षेपण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रक सेलें पाई जाती हैं, तो जो छत्रक सेलें हैं वो क्या होती है, अपरदन और निक्षेपण से कौन सी सेलें हो जाती हैं, वो एकदम से उठे उठे एरिया बन जाते हैं रेगिस्तान में, तो उन्हें क्या कहते हैं, छत्रक सेलें कहते हैं। और कहाँ बनते हैं, रेगिस्तान में। ठीक है, चलो चाप झील पाई जाती है, तो चाप झील कहाँ पर पाई जाती हैं, चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं, नदी घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के भुज शहर में भूकंप कब आया था, तो गुजरात के जो भुज शहर है वहां पर भूकंप कब आया था, तो 2001 में आया था। ठीक है, बहुत बड़ा भूकंप था, बहुत अधिक तीव्रता से आया था। कब आया था, तो सन 2001 में गुजरात के कच्छ में आया था। ठीक है ना, गुजरात के कौन से शहर में, भुज शहर में आया था। इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।